जय हिंद दोस्तों। लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार स्पेशल का आज हिस्ट्री का यह 7वां वीडियो होगा। इसके पहले 6 कंप्लीट वीडियो हम दे चुके हैं और यह जो बिहार समग्र है केबीसी निनो का पूरा हम कंप्लीट करवाएंगे। इसको एग्ज़ाम का डेट बढ़ चुका है, अब 13 और 14 दिसंबर को होगा। ठीक है, तो तब तक इस वीडियो को आप देखते रहिए। अगर इसका पीडीएफ आपको प्राप्त करना है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड एकेडमी को यह ज्वाइन करें। ठीक है, लीड एकेडमी पटना सर्च करेंगे, टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन करेंगे। बहुत कुछ का पीडीएफ वहाँ मिलेगा आपको। जो प्रतियोगिता दर्पण है, प्रतियोगिता दर्पण का भी यह जो अंडरलाइन किया हुआ पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर क्या होगा, मिल जाएगा। स्पीडी हर एक महीने का मिल जाएगा तमाम पीडीएफ आपको। और डेली आपका आईएएस पीसीएस का क्वेश्चन भी जाता है डेली पीडीएफ के रूप में, तो उसको आप ये जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक मेरा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो आज देखते हैं यह हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री आज कंप्लीट हो जाएगा, पूरा कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री हो जाएगा। कल से हम मेडिवल हिस्ट्री पर चलेंगे। तो आज हम कुमारगुप्त प्रथम के बारे में देखते हैं। कुमारगुप्त प्रथम का जो कार्यकाल है 415 से लेकर के 454 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम यह सिंहासन पर बैठता। वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न सबसे बड़े पुत्र था, जबकि गोविंद गुप्त उसका छोटा भाई था। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र ही कुमारगुप्त प्रथम था और वह सिंहासन पर बैठा। और यह चंद्रगुप्त की द्वितीय जो पत्नी थी ध्रुव देवी, उसी से उत्पन्न यह हुआ था और यह बड़ा लड़का था और इसका छोटा भाई का नाम था गोविंद गुप्त। इसके बाद आगे चलते हैं। कुमारगुप्त के शासनकाल का वर्णन उसके मंदसौर अभिलेख मध्य प्रदेश से मिलता है, जिनकी रचना यह वत्स भट्टी ने यह की थी। इसे यशोधर्मन का विजय स्तंभ भी कहा जाता। कुमारगुप्त प्रथम का शासन शांति और सुव्यवस्था का काल था। कुमारगुप्त प्रथम का शासन शांति और सुव्यवस्था का काल था। साम्राज्य की उन्नति पराकाष्ठा पर थी। गुप्तसेन ने जो है पुष्य मित्रों को बुरी तरह पराजित किया था। कुमारगुप्त ने अपने विशाल साम्राज्य को पूरी तरह रक्षा की, जो उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नर्मदा तक, पूरब में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक विस्तृत था। कुमारगुप्त प्रथम के अभिलेखों या मुद्राओं से ज्ञात होता है कि उसने महेंद्र कुमार, श्री महेंद्र और महेंद्रादित्य आदि उपाधियां धारण किया था। यानी कि महेंद्र कुमार की उपाधि किसने? कुमारगुप्त प्रथम। श्री महेंद्र का और महेंद्रादित्य की भी जो उपाधि धारण किया था कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम स्वयं जो है वैष्णव धर्मानुयायी था, किंतु उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया। कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के ही यह जो है प्राप्त हुए हैं। इसने अधिकाधिक संख्या में मयूर आकृति की रजत मुद्राएं प्रचलित की थी। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में ही दुनिया के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में एक नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसमें विभिन्न विषयों के 10,000 से अधिक छात्र अध्ययन करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में एक ही विशाल पुस्तकालय था, जिसके प्रमुख भाग रत्नरंजक, रत्नसागर, रत्नोदधि थे। इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी कहा जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय की पहचान यह खोज सर्वप्रथम कनिंघम द्वारा किया गया था। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखेगा। नालंदा विश्वविद्यालय की पहचान यह खोज सर्वप्रथम कनिंघम के द्वारा किया गया था। चीनी यात्री इत सिंह 673 ईस्वी में नालंदा आया था। तो ध्यान रखिएगा, एक चीनी यात्री था इत सिंह
673 में नालंदा आया। इसके अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय की अपनी मुद्रा थी, जिस पर जो है पाली भाषा में श्री नालंदा महाविहार आर्य भिक्षु यह संघस्थ उत्कीर्ण था। लेकिन वहाँ पर जो उसकी अपनी मुद्रा था, पाली भाषा में श्री नालंदा महाविहार आर्य भिक्षु संघस्थ उत्कीर्ण उसमें मिलता है। आगे चलते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का जो कार्यकाल रहा था 455 से लेकर के 467। शुंग वंशियों या पुष्यमित्रों के आक्रमण के समय ही गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम की 455 ईस्वी में मृत्यु हो जाता। यानी कि कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु 455, उसके बाद गद्दी पर बैठता है स्कंदगुप्त। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र स्कंदगुप्त सिंहासन पर बैठता। स्कंदगुप्त ने सर्वप्रथम अपने शत्रु शुंग एवं हुनों पर विजय प्राप्त की और आक्रमणकारी मध्य एशिया हुनों को देश से बाहर खदेड़ दिया। आगे चलते हैं एशियाई, ठीक है। स्कंदगुप्त अत्यंत लोकोपकारी, यह प्रजा हितैषी एवं लोकप्रिय शासक था। उसने 12 वर्ष तक शासन किया। स्कंदगुप्त ने भी विक्रमादित्य, क्रमादित्य आदि उपाधियां भी धारण किया था। हुनों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में ही हुआ था। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार हुनों को यह मलेच्छ यह कहा गया, यह मलेच्छ कहा गया किसको? हुनों को। स्कंदगुप्त ने हुनों के आक्रमण से रक्षा कर अपनी संस्कृति को नष्ट होने से बचाया था। किसने? स्कंदगुप्त ने। अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से स्कंदगुप्त ने अपनी राजधानी अयोध्या स्थानांतरित किया। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि अपने शासन के अंतिम दिनों में प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से स्कंदगुप्त ने अपनी राजधानी कहाँ पर? अयोध्या स्थानांतरित किया। गुप्त वंश का अंतिम शासक भानुगुप्त था। इसके शासनकाल में सती प्रथा का पहला साक्ष्य एरन अभिलेख 510 ईस्वी सागर मध्य प्रदेश, यानी कि जो सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य है वह एरन अभिलेख से मिलता है। इसमें गोपराज नामक यह सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता। गुप्त साम्राज्य की छठी शताब्दी के मध्य तक पतन हो गया। कुमारगुप्त तृतीय गुप्त वंश का अंतिम शासक। इसके बाद गुप्त साम्राज्य पूरी तरह से यह शुरू हो चुका था। धर्मशास्त्र में भूराजस्व की दर गुप्त काल में सामान्यतः उपज का 1/4 से 1/6 था। यह का प्रशासन या यहाँ के जो राजस्व व्यवस्था था, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गुप्त काल के दौरान जो है सामान्यतः जो भू राजस्व था वह उपज का 1/4 से 1/6। आगे है भागवत और वैष्णव धर्म। गुप्त राजाओं के शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर था। विष्णु शर्मा रचित पंचतंत्र गुप्तकालीन रचना है, यानी कि जो पंचतंत्र का रचना यह विष्णु शर्मा ने किया, यह गुप्त काल में ही किया था। गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोलविद एवं गणितज्ञ आर्यभट्ट, बरामिहिर और ब्रह्मगुप्त पाटलिपुत्र के निवासी थे। गुप्त काल में दास प्रथा विद्यमान थी। नारद ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख यह किया था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई जो था वह देश, जिसके प्रमुख को गुप्ता यह कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम, जिसका मुखिया को ग्रामीणी कहलाता, अन्य सदस्य को महत्तर कहा जाता था। गुप्त काल में सती प्रथा प्रथमतः विशेष सैनिक जातियों में यह प्रचलन में था। सुल्तानगंज भागलपुर में कांसे से निर्मित 2 मीटर ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा गुप्तकालीन है। देखिएगा, सुल्तानगंज भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यह कांसे से निर्मित 2 मीटर यह ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा यह भी गुप्तकालीन है। सुल्तानगंज का अजगैबीनाथ मंदिर
और कहलगांव के समीप स्थित गुफाएं भी यह गुप्त काल में निर्मित हुआ है। तो ध्यान में रखिएगा, जो सुल्तानगंज का अजगैबीनाथ मंदिर है वह किस काल का बना हुआ है? यह गुप्त काल का बना हुआ है। फाहियान के वर्णन से ज्ञात होता है कि गुप्तकालीन समाज में शूद्रों से भिन्न अस्पृश्य यह वर्ग, इन्हें जो है अत्यंज तथा चांडाल कहा गया। अत्यंज और क्या कहा गया? चांडाल। गुप्त काल में कला का विकास की बात करेंगे। करें कि कला के क्षेत्र में गुप्त काल अपनी उत्कृष्ट की चरम सीमा पर पहुंच गया। इस काल में मंदिर वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरण है। इसमें शिखर युक्त मंदिर देवघर झांसी प्रमुख है। पवाया का मंदिर, नगोद में शिव मंदिर, शंकरगढ़ का मंदिर आदि सभी गुप्त काल के आकर्षक मंदिर है। गुप्त काल में चित्रकला भी अपनी वैभव, गौरव तथा तकनीक की चरम सीमा पर पहुंच गई। अजंता की चित्रकारी, अजंता की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, अजंता की चित्रकारी यानी अजंता की गुफाएं यह कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित है। कुल 29 गुफा में से गुफा संख्या 16, 17, 19 यह गुप्त काल से संबंधित है। तो ध्यान में रखिएगा, टोटल 29 गुफा में 16, 17 और 19 यह गुप्त काल से संबंधित है। गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र है और गुफा संख्या 17 में जातक कथाओं का उल्लेख बुद्ध का यशोधरा से भिक्षा मांगते और यशोधरा द्वारा राहुल को यह बुद्ध को सौंपते हुए दिखाया गया। इस गुफा में सिंहल के राज दरबार का भी चित्र मिलता है। बोध गया के महाबोधि मंदिर तथा राजगिरी के मनियार मठ निर्माण यह गुप्त काल में हुआ था। तो महाबोधि मंदिर का निर्माण, राजगिरी के मनियार मठ का निर्माण, ये सब गुप्त काल का है। गुप्तकालीन प्रसिद्ध साहित्य और साहित्यकार। अब देखिएगा, एक साइड में साहित्य है, दूसरा में साहित्यकार और वर्णित विषय। अभिज्ञान शकुंतलम यह किसका है? कालिदास का। दुष्यंत तथा शकुंतला की प्रेम कहानी वर्णित है किसमें? अभिज्ञान शकुंतलम में। अभिज्ञान शकुंतलम में। इसके बाद मालविकाग्निमित्रम ये भी कालिदास का है। अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा है। विक्रम मोर्सियम कालिदास का है। यह पुरुरवा एवं उर्वशी की प्रेम कहानी। स्वप्न वासदत्ता यह भास का है। उदयन और वासदत्ता की कथा है। मुद्रा राक्षस का है विशाखदत्त। देवी चंद्रगुप्तम का भी विशाखदत्त। मिर्च कटिकम का शूद्रक। तो ध्यान रखिएगा, जो स्वप्न वासदत्ता है, उदयन और वासदत्ता की कथा मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। देवी चंद्रगुप्तम में चंद्रगुप्त एवं यह ध्रुव सोमिन की विवाह का वर्णन है। और मृच कटिकम ब्राह्मण चारुदत्त तथा यह गणिका वसंत सेना की कहानी है। तो ध्यान रखिएगा, अभिज्ञान शकुंतलम किसका? कालिदास। मालविकाग्निमित्रम कालिदास। विक्रम मोर्सियम यह कालिदास। स्वप्नवास दत्ता भास। मुद्रा राक्षस का यह विशाखदत्त। देवी चंद्रगुप्तम यह विशाखदत्त। मृच कटिकम का शूद्रक है। उसके बाद सुदर्शन झील से संबंधित कुछ पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। सुदर्शन झील गुजरात के गिरनार में स्थित है। का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यमित्र वैश्य ने पश्चिमी भारत में सिंचाई के लिए करवाया था। अशोक के समय में यवन या तुषास्प ने भी इस झील पर बांध का निर्माण करवाया था। शक महाक्षत्रप रुद्रदामन के समय पहली बार यह बांध टूट गया, जिसका पुनर्निर्माण वहां के राज्यपाल यह सुविशाख के निर्देशन में कराया गया था। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात से पता चलता है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारी वर्षा के कारण सुदर्शन झील का बांध फिर से टूट गया और फिर इसका पुनरुद्धार का कार्य सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर परमदत्त और का पुत्र जो है चक्रपालित द्वारा संपन्न कराया गया था। स्कंदगुप्त ने झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण भी कराया था। देखिएगा, यह किसने कराया था? स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के किनारे विष्णु मंदिर का भी निर्माण कराया था।
यह गुप्तोत्तर कालीन बिहार की बात करेंगे। गया और भोजपुर जिले के क्षेत्र में से प्राप्त कुछ अभिलेख द्वारा 6ठी शताब्दी ईस्वी में बिहार के कुछ भागों में परवर्ती गुप्त शासकों की जानकारी मिलती है। कुछ इतिहासकार इसे उत्तर गुप्त अथवा मगध गुप्त का नाम देते हैं। अपसर अभिलेख के अनुसार उत्तर गुप्त या मगध गुप्त वंश का संस्थापक कृष्णगुप्त को माना जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, यह अपसर अभिलेख के अनुसार उत्तर गुप्त या मगध गुप्त वंश का जो संस्थापक है कृष्णगुप्त को माना जाता है। इस काल में गौड़ राज्य की स्थापना बंगाल में शशांक ने किया और उसने बिहार के विस्तृत क्षेत्र पर अधिकार किया। शशांक एक क्रूर और धर्मार्ध शासक था। उसने बौद्ध के धार्मिक स्थलों को बुरी तरह से नष्ट कर दिया और बोध गया स्थित महाबोधि वृक्ष को भी काफी क्षति पहुंचाया था। किसने? शशांक ने। शशांक के नाम के सिक्के तथा मुहरे गया, नालंदा और रोहतास से जो है प्राप्त हुआ। देवगुप्त ने शशांक से मित्रता कर कन्नौज के मौखरी शासक ग्रह वर्मा के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, जिसमें शशांक ने ग्रह वर्मा का वध कर दिया और इसके प्रतिशोध में राज्यवर्धन ने देवगुप्त को पराजित कर उसका भी क्या कर दिया था? वध कर दिया था। आदित्य सेन की बात करेंगे। आदित्य सेन परवर्ती गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। कौन? आदित्य सेन। परवर्ती गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? आदित्य सेन। वह वैष्णव धर्म को मानने वाला था और उसका राज्य मगध, उत्तर एवं उत्तर पूर्वी बिहार, मुंगेर एवं भागलपुर का विस्तृत था। परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक जीवित गुप्त द्वितीय, जिसका 725 ईस्वी के लगभग कन्नौज के शासक यशोवर्मन ने वध कर दिया और मगध पर नियंत्रण कर लिया। बाणभट्ट का जन्म बिहार के औरंगाबाद जिले में हंसपुरा प्रखंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? हंसपुरा। तो बाणभट्ट का जन्म बिहार के औरंगाबाद जिले के हंसपुरा प्रखंड में हुआ था। इसको भी ध्यान में रखिएगा। पालकालीन बिहार की बात करेंगे। 8वीं शताब्दी के मध्य में, ये रखिएगा, 8वीं शताब्दी के मध्य में अरबों के आक्रमण के उपरांत भारतीय प्रायद्वीप के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण शक्तियां प्रकाश में आई थी। गुजरात राजपूताना के गुर्जर प्रतिहार और दक्कन के राष्ट्रकूट एवं बंगाल बिहार के पाल शासक। हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद कन्नौज के शासक यशोवर्मन ने कुछ समय के लिए राजनीतिक अस्थिरता लाने का प्रयास किया। इस समय बिहार, बंगाल और उड़ीसा के संपूर्ण क्षेत्र में पूरी तरह अराजकता का माहौल था और हर्षवर्धन के साम्राज्य के विघटन के पश्चात 8वीं शताब्दी के मध्य में पूर्वी भारत बंगाल में पाल वंश का उदय हुआ, जिसका संस्थापक गोपाल था। तो पाल वंश का संस्थापक यह गोपाल था और यह कहाँ पर? यह बंगाल में। इसके बाद हम गोपाल की बात करते हैं। ठीक है, तो गोपाल की बात हम करेंगे। क्या पाल वंश का संस्थापक बौद्ध धर्म के अनुयायी गोपाल ने मुंगेर इसकी राजधानी था। तो रखिएगा, पाल वंश का संस्थापक गोपाल, इसकी राजधानी मुंगेर। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इसीलिए उसने बौद्ध बिहार के विशेष संरक्षण दिया। अपने 20 वर्षों के शासनकाल के दौरान गोपाल ने उदंतपुरी बिहार शरीफ में एक मठ तथा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का प्रमुख विद्यार्थी यह अतीश दीपंकर श्रीज्ञान था, जो बाद में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो है प्रधान आचार्य बना। इसके बाद आता है धर्मपाल। धर्मपाल का 770 से 810। गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल शासक बना। इसने 40 वर्ष तक शासन किया। गोपाल के पुत्र जो था धर्मपाल, वह कितने वर्षों तक? लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। धर्मपाल पाल वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज में त्रिदलीय त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया। धर्मपाल बौद्ध मतावलंबी था। इसने गंगा नदी के दाहिने तट पर भागलपुर जिले के
यह अंतिचक में अवस्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया और इसने नालंदा महाविहार को यह सहायतार्थ 200 गांव दान स्वरूप प्रदान किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के बाद उदंतपुरी दूसरा आवासीय विश्वविद्यालय वाला महाविहार था। नालंदा विश्वविद्यालय जहां राजकीय प्रभुत्व से मुक्त था, वहीं विक्रमशिला विश्वविद्यालय मुख्य यह आधिकारिक राजा होता था, जिसके कारण विक्रमशिला का कार्य राज्यादेश से जो है संचालित होता था। अतः विक्रमशिला को राजकीय विश्वविद्यालय माना गया था। ठीक है, इसके विक्रमशिला विश्वविद्यालय को राजकीय विश्वविद्यालय माना गया था। धर्मपाल को यह परम सौगात कहा जाता है। धर्मपाल को क्या कहते हैं? परम सौगात। इसकी राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक यह हरिद्र, ठीक है, यह हरिभद्र था। गुजराती कवि सोइठल ने धर्मपाल को उत्तरापद की स्वामी की उपाधि से संबोधित भी किया था। इसके बाद देखिएगा यह देवपाल आता। देवपाल का 1810 से 1850। इसने मुंगेर को अपना साम्राज्य की राजधानी, यह किसने? देवपाल। देवपाल ने विस्तारवादी नीति का यह पालन करते हुए पूर्वोत्तर में यह प्रागज्योतिषपुर को, यह उत्तर में नेपाल और पूर्वी सागर तट पर उड़ीसा अपनी सत्ता का विस्तार किया। इसके बारे में विदेशी यात्री सुलेमान ने महत्वपूर्ण जानकारी दी और विद्वानों के अनुसार देवपाल ने उदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। उदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण यह जो है देवपाल ने करवाया था। देवपाल ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक बौद्ध विहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दे दिए थे। देवपाल भी बौद्ध धर्मावलंबी था और उसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया। उसके लेखों में उसको क्या कहा गया? परम सौगात। इसके बाद है महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम की बात करेंगे तो इसका कार्यकाल 988 से 1038। देवपाल के बाद पाल वंश का पतन शुरू हुआ। इसके पश्चात 988 ईस्वी में महिपाल शासक बना और जिसे पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता। पाल शासकों के समय यह शांतरक्षित और अतिश दीपंकर नामक बौद्ध विद्वान ने तिब्बत की यात्रा की और कालांतर में धर्मस्वामिन नामक यह विद्वान तिब्बत से जो है भारत आया था। 1023 में चोल शासक राजेंद्र चोल ने युद्ध में महिपाल की बड़ी पराजय यह हुई और इसके बाद पाल शासक कमजोर होते गए और 1038 ईस्वी में महिपाल की मृत्यु के साथ ही बिहार में जो है पाल वंश का पतन हो गया। दाय भाग के रचनाकार जिमुत वाहन को पाल शासकों का संरक्षण यह प्राप्त हुआ था। तारानाथ ने संध्याकर नदी द्वारा रचित रामपाल चरित्र के नायक यह रामपाल को इस वंश का अंतिम शासक माना। इसके बाद बिहार के प्रमुख क्षेत्रीय राजवंश की बात करेंगे तो एक है मिथिला के कर्नाट राजवंश। बराबर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। बिहार के क्षेत्रीय राजवंश, एक पाल वंश के शासक रामपाल के शासनकाल में नान्यदेव ने 1097 में मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना। नेपाल का क्षेत्र भी इसके अधीन था। तो मिथिला के क्षेत्र में कर्नाट वंश का स्थापना नान्यदेव ने 1097 में किया। नान्यदेव ने यह कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण किया था। ये क्वेश्चन देखिएगा, बराबर पूछता है कि नान्यदेव ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण किया था। नान्यदेव का पुत्र गंगदेव एक योग्य प्रशासक था जिसकी राजधानी सिमरौगढ़ था, जो अब नेपाल के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है। बंगाल का सफल आक्रमण के कारण गंगदेव को यह गौड़ ध्वज भी कहा जाता है। क्या कहता है? गौड़ ध्वज भी कहा जाता। इसके बाद राजा राम शाही ने उज्जैन की राजधानी दावा से पुनः जो है बिहटा स्थानांतरित किया। कालांतर में राजा नारायण मल के
नेतृत्व में उज्जैन का पुनरुत्थान हुआ तथा बक्सर उनका जो है प्रमुख केंद्र बना। उज्जैनों और चेरों के बीच 1611 में एक बड़ा संघर्ष हुआ जिसमें दिल्ली की सेना यह की मदद से उज्जैनी विजय हुआ। इसके पश्चात उज्जैन शासक बक्सर, डुमराव गांव और जगदीशपुर के क्षेत्र में एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरे और यह ब्रिटिश काल तक बनी रही। ये एक है नुहानी वंश। कौन सा? नुहानी। सिकंदर लोदी ने लगभग 1504 में बंगाल के शासकों के साथ संधि करके मुंगेर के क्षेत्र को बिहार और बंगाल के बीच यह सीमा रेखा निर्धारित किया। सिकंदर लोदी ने दरिया खां नुहानी को बिहार का प्रभारी यह शासक नियुक्त किया था। सिकंदर लोदी ने बिहार का प्रभारी शासक किसको? दरिया खां नुहानी को। दरिया खां नुहानी के पश्चात उसका पुत्र बहाल खां नुहानी बिहार का प्रशासक बना था। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 के बाद बहार खां ने सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी के नाम धारण कर बिहार में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना किया और इसके पश्चात उसका अल्पवयस्क पुत्र जलालुद्दीन उर्फ जलाल खां यह शासक नियुक्त हुआ और इसी के समय शेरशाह का उत्थान ये जो है प्रारंभ हुआ था। अब देखिएगा यहाँ तक आपका एंशिएंट हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा मेरा यह मध्यकालीन बिहार का इतिहास। ठीक है, तो मध्यकालीन बिहार का इतिहास को देखेंगे 1-2 वीडियो में, वह भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। फिर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पर चलेंगे। आज यहीं तक, यह तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।